हेलो। क्लास। Okay, okay. So, dear student, today we are discussing on topic 6, socio-religious movements in 19th century. दरअसल ये जो टॉपिक है इसमें इस बात पे जिक्र किया जाएगा कि 19वीं शताब्दी के दौर में किस तरीके से सामाजिक जो बुराइयां थी उसको लेकर के जो इंग्लिश पावर थी, अंग्रेजी सरकार थी, उनके सरकार में किन किन लोगों ने किस तरीके से इन बुराइयों के ऊपर कमेटी बनाया, लॉ बनाया, कानूनें बनाया। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हम आज के टॉपिक में देखेंगे। जो हमारा 1 घंटे का जो लेक्चर होगा इसमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म को हम बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो दौर है, इस दौर में 1857 जैसा रिवोल्ट हो रहा है, जिसके जो थोड़े बहुत कॉजेज के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज उस पे एक बड़े स्तर पे चर्चा होगी, लेकिन ये भी देखना होगा कि इसके लिए रिलीजियस जो कॉजेज थे वो क्यों सबसे इम्पोर्टेंट कॉज के रूप में इमर्ज कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि जो दौर है, इस दौर में कई तरह के चिंतक, जो जिनको हम लोग कहते हैं थिंकर, ऐसे बहुत सारे विद्वानों का प्रमाण मिलता है जो एक ग्रुप में अपने आप को एक क्लास के रूप में एस्टैब्लिश कर एक आइडियोलॉजिकल एक बेस पे बातें करना शुरू कर दिया था। उसमें मुख्यतः 3 तरह की जो आइडियोलॉजी है वो हमें इस दौर में देखने को मिलता है। पहला है इवेंजेलिकल। इवेंजेलिकल मतलब कि जो अंग्रेजी को बढ़ावा देना चाहते थे, उनको इवेंजेलिकल कहा जाता है। कहीं कहीं इसको हिंदी में इंजिलवाद लिखा हुआ है। और सेकंड है यूटिलिटेरियन, जिसको हिंदी में उपयोगितावादी कहा जाता है। और तीसरा है जो फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते थे, जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे, उनको इस ग्रुप में रखा गया है। जो लेसेस फेयर के एक आइडियोलॉजी थी जो दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। लेसेस फेयर का मतलब था कि जितने भी सरकारें हैं वो व्यापार से रिलेटेड, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, उस पे किसी तरह का कंट्रोल ना करे, उसे पूरी तरीके से फ्री कर दे। व्यापारी पे कोई कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले देशों में व्यापार के ऊपर कई तरह के कानूनें बनाई गई थी, चाहे वो मुगल डायनेस्टी हो या सल्तनत पीरियड हो, सभी जगहों पे टैक्स लिए जा रहे थे। तो बाहरी देश के व्यापारी किसी अन्य देश में जाकर के व्यापार नहीं कर सकते थे। तो 1776 में एडम स्मिथ एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। उस पुस्तक में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो वेल्थ है, जो नेशन से रिलेटेड वेल्थ है, जो ट्रेड के जरिए आता है, मर्केंटिलिज्म के जरिए आता है, उसको फ्री कर दिया जाए। उस पर कोई बंधन नहीं होनी चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं होनी चाहिए। व्यापारी अपना जो भी बेचना चाहता है आए, बेचे और अपने देश जाए। तो उन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। उसी को शॉर्ट टर्म में कहा जाता है द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें 3 बातों को उन्होंने जिक्र किया था, जो बाद में जाकर के इंडस्ट्रियलिज्म जब शुरू होता है दुनिया में, औद्योगिकरण, तो इन्हीं 3 बातों को इस किताब में जो बातें लिखी गई थी उसको आत्मसात किया गया। उसमें था फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा उस पर चर्चा किया गया था, डिमांड्स एंड सप्लाई को लेकर के बात की गई थी, डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर बात किया गया था कि जो श्रमिक वर्ग है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, किन किन श्रेणियों में किन किन मजदूरों की अवस्था है, स्किल वाले लेबर की कहाँ जरूरत है,
जो स्किललेस लोग हैं, जिनके पास कौशल नहीं है, उनका इस्तेमाल कैसे की जाए। तो एडम स्मिथ की इस पुस्तक में जो 1776 में आ रही है मार्केट में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इस किताब में उनका जिक्र किया था, जिसके वजह से एक बड़े स्तर पे मार्केट को लेकर के देश में एक तरह का ज्ञान देखने को मिलता है। बहुत सारे देशों में व्यापारी क्लास का इमर्ज होता है, और ये जो टाइम पीरियड है 70 से लेकर के 80 50 के बीच में, दुनिया के हर एक देशों में जो पावरफुल थे, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेन हो, नीदरलैंड हो, हॉलैंड हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, इन सभी देशों में व्यापारी क्लास एक इमर्ज करता है। इंडिया में भी व्यापारी लोग थे। मुगल डायनेस्टी के समय में हमें कुछ ऐसे घरानों का जिक्र मिलता है, जैसे टेकचंद, लालचंद, नेमीचंद। ये बंगाल के, गुजरात के कुछ ऐसे बड़े बड़े घराना थे जो व्यापार बड़े स्तर पर करते थे, और राजा को ये लोग टैक्स देता था। इनके पास अपनी जहाजें होती थी, और वो जहाज फारस की खाड़ी से होते हुए कई देशों में उनके सामान, उनके जो गुड्स थे, जो उनके वस्तु थे मैन्युफैक्चरिंग, वो बेचे जाते थे, और इनका बहुत बड़ा दबदबा था। तो ये जो आइडियोलॉजी है इस दौर की, इस आइडियोलॉजी में जो मैंने कहा कि इवेंजेलिकलिज्म और यूटिलिटेरियंस, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि इन लोगों ने किस तरीके से इंडिया के बारे में सोचना शुरू किया, इंडिया के बारे में इनका क्या ख्यालात था वो। क्योंकि इन दोनों विचार संप्रदायों, ये क्या है, ये वैचारिक संप्रदाय है, ये सोचने वाले लोग थे, इसमें कई तरह के लोग जुड़े हुए थे। जैसे कहा जाता है ना कि ये राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, ये मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, तो इसी तरीके से ये भी विचारधारा के लोग थे, जो अपने अपने तरीके से इंडिया के बारे में सोच रहे थे। उनका मानना था, खास करके इन दोनों विचारों का जो कंक्लूजन है, वो यही मान रहे थे कि भारत को दरअसल इस पे जो विक्ट्री हासिल की गई है वो गलत है, लेकिन विक्ट्री तो मिल गई, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि अंग्रेजी शासक यहां से जाए और इंडिया को मुक्त करे, बल्कि वो उसमें सुधार की गुंजाइश ढूंढ रहे थे। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये सोचना। एक तो आप एक और कह रहे हो कि इंडिया पे जो अंग्रेजी सरकार ने विजय हासिल किया है वो गलत है, अपराध तरीके से किया गया है, षड्यंत्र तरीके से किया गया है, लेकिन हम इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसके बजाय शासन के खत्मा या उन्मूलन के बजाय सुधार की वो बात करते हैं, और कहते हैं ये सुधार अंग्रेजी सरकार ही दे सकती है। अंग्रेजों के जरिए ही जो भारत में बुराइयां हैं वो खत्म हो सकती है। भारत में जो एक कॉन्सेप्ट है रिलीजन की, जो इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उनके अकॉर्डिंग ये एक तरह से उनके असभ्य होने का प्रतीक था अंग्रेजों के दृष्टि में। ये जितने भी विद्वान थे उस समय, आपने नाम सुना होगा जेम्स मिल का, जेरमी बैथम का, विलियम जोन्स का, नॉर्थ क्रूक का, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि भारत को पापों या अपराधों के सहारे जीता गया है। लेकिन ये दोनों जो थिंकर स्कूल्स हैं, ये शासन के खत्म या उन्मूलन के बजाय सुधार की इच्छा की बात कर रहे थे, ताकि भारतवासी अपने युग के बेहतरीन विचारों के अनुसार सुशासन का लाभ पा सके। और ये सुशासन कौन दे सकता है? सिर्फ ब्रिटिश सरकार, उनके अकॉर्डिंग। अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि इंग्लैंड को भारत में हमेशा बना रहना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि भारत में इंग्लैंड को रहना चाहिए। और जो इवेंजेलिकल थे, इंजिलवाद, वो इंडिया को बर्बर असभ्य प्रकृति से जोड़ रहे थे। इनके अनुसार इनके जो प्रवक्ता लोग थे, इनसे जुड़े हुए जो लोग थे, वो कलकत्ता के पास एक श्री रामपुर नामक एक एरिया है, वहां पे इन लोगों ने अपना
इसको अस्थायी रूप से अपना एरिया बनाया, रहने के लिए सेटल हो गए। और यहाँ पे बड़े स्तर पे मिशनरी का प्रभाव था। ये लोग चाहते थे कि मिशनरी आए और इंडिया में जो धार्मिक बुराइयां है उसको दूर करे, और एजुकेशन में भी प्रवृत्तियां लाएं, बदलाव लाएं। तो इस तरीके से जो इसका पहला थिंकर है वो इंग्लैंड से बाहर बैठ करके सारी बातें सोच रहा है, जिसका नाम है जेम्स चार्ल्स ग्रांट। जिसका नाम है चार्ल्स ग्रांट। वो कहता है कि इंडिया में जो धर्म है उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, अज्ञानता से भरे हुए लोग हैं, सांपों के साथ जो उसने कहा कि ये सपेरों का देश है, अज्ञानियों का देश है, ये मूर्ति पूजा करते हैं, इनको ना खाने का ढंग है, ना कपड़े पहनने का ढंग है, क्योंकि उस समय इंडिया में लोग लोगों के पास, जो गरीब लोग थे वो नंगे घूमते थे। तो ये सारा जो उन लोगों ने देखा, इंडिया के लोगों को अपने तरीके से उसको विवेचना किया। तो ये कॉन्सेप्ट है इंडिया में। इन्हीं के वजह से 1813 में एक चार्टर्स एक्ट आता है। 1813 1813 के दौर में चार्टर्स एक्ट के दौरान इस बात की घोषणा कर दी गई कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पावर को कंट्रोल करना चाहिए, और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं कर सकती है, बल्कि जो अदर व्यापारीज हैं वो भी जा सकते हैं। 1813 तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मोनोपोली था कि वो इंडिया में व्यापार कर सकता था। अब अन्य कंपनियां आ रही हैं, जैसे इंग्लैंड में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े कंपनियों को भी अब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उनको परमिशन मिल गया कि वो इंडिया आ सकते हैं। सेकंड चीज 1813 में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लॉज आता है वो है कि इंडिया में अब मिशनरी भी जा सकते हैं। पहले मिशनरी को इंडिया में आने पे रोक थी, वो कानूनी तरीके से नहीं आ सकते थे। अब उनको कानूनी तरीके से, लीगल रूप से उनको वैलिड, उनको परमिशन दे दिया गया कि आप जा सकते हो। यहां से एक नया दौर शुरू होता है 1813 से। ये दौर कैसा है? मिशनरी आती है इंडिया में, और पहले वो मसूलीपट्टनम, सूरत, मद्रास, कलकत्ता, इन जगहों पे वे लोग अपना चर्च स्टैब्लिश करते हैं, और यहाँ से रिलीजन को, अपने रिलीजन के थ्रू, अपने अपने रिलीजन में जो अन्य लोग हैं, इंडिया के जो नॉन ब्रिटिश लोग हैं, उनको आकर्षित करने की एक परंपरा शुरू होती है। जो धर्म में जो बुराइयां थी उसको उजागर करके ये लोग आकर्षित कर रहे हैं अपने धर्म की ओर। इस तरीके से ईसाइयत का एक फैलने का इंडिया में एक नया दौर शुरू होता है। उसके अलावा यही दौर है कि जब मुक्त व्यापार करने का भी जोर शोर चल रहा था, तो बहुत सारे व्यापारी आते हैं। उदारवाद का ये युग माना जाता है। अंग्रेजी दौर के अनुसार इसको कहा जाता है द एज ऑफ लिबरलिज्म। मतलब कि हर चीज एकदम लिबरल तरीके से हो रहा था। धर्म भी फैल रहा था आसानी से, एजुकेशन में तब्दीलियां लाई जा रही थी आसानी से, ट्रेड में कई तरह के लोग आने शुरू हो गए। इंडिया के व्यापारियों को बाहर जाने से रोका गया, और बाहर के लोग आसानी से यहाँ व्यापार करने आ रहे हैं। तो ये दौर को इन लोगों ने लिबरल कहा, लेकिन एक्चुअली ये लिबरल एरिया नहीं था। ये दौर है, द पीरियड इज नॉट नोन एज ओनली लिबरलिज्म, इट वाज ए रिजिड पीरियड। और काफी कंट्राडिक्शन है इस दौर में। इस तरीके से एक सीई ट्रेवलान करके एक थिंकर हैं, वो उन्होंने कहा कि सुख और स्वतंत्रता के लिए भारतीय हमसे, यानी ब्रिटिश से प्रशिक्षण पाकर और हमारे ज्ञान, विज्ञान और राजनीतिक संस्थाओं से लैस होकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। मतलब कि इंडिया के लोग सुखी और स्वतंत्रता तभी फील करेंगे जब वो हमारे ज्ञान से परिचित होंगे, जब हमारे एजुकेशन से, हमारे लिटरेचर से, हमारे टेक्नोलॉजी से, हमारे साइंटिफिक रेवोल्यूशन से जब परिचित होंगे, तभी उनके उनके जीवन में एक तरह से खुशी आ सकती है, वो सुखी हो सकते हैं और अपने आप को गौरवान्वित फील कर सकते हैं। जेरमी बेंथन ने कहा कि मानव सभ्यता का आदर्श है अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख।
मैक्सिमम हैप्पीनेस मैक्सिमम पीपल, मतलब कि सभी लोगों को सुखी तभी रखा जा सकता है जब सभी लोगों के लिए एक अच्छा नॉलेज लाया जाए। तो ये उस समय का तर्क था कि अच्छे कानून के जरिए लोगों को सुखी बनाया जा सकता है, उन पे अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा शासन बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये सारा चीज उस समय चल रहा था। जेम्स मिल, जिसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेक्स्ट का लिख रहा है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें उसने भारत को 3 पैराडाइम में उसने बांट दिया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। 3 पीरियड में पूरे हिस्ट्री को बांट दिया। उसने कहा कि इंडिया को एक अच्छे स्कूल मास्टर की जरूरत है जो यहाँ के लोगों को एक अच्छे ज्ञान से परिचित करा सकता है। तो इस तरीके से 1835 का मैकॉले मिनट, और इसी दौरान आता है इंडियन पिनाल एक्ट। इन 2 एक्ट के वजह से इंडिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जो आज के टाइम में आईपीसी के जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, ये सारा के सारा मैकॉले के बनाए गए नियम से ही है। जितने भी आप पुलिस डिपार्टमेंट में आप सुनते हो, आज ये धारा 76 के तहत इसको फांसी की सजा दी गई, ये सारा पिनाल एक्ट मैकॉले के टाइम का बना था। फिर एक नया टकराव पैदा होता है। वो टकराव था बिटवीन यूटिलिटी प्राच्यवाद और आंगलवाद के बीच में। मतलब कि जो इवेंजेलिकल थे और जो एक दूसरा वर्ग था जिसको हम लोग प्राच्यवादी कहते हैं, उनके बीच में। प्राच्यवाद का मतलब था वे लोग जो इंडिया के नॉलेज को बढ़ावा देना चाहते थे, इंडिया के संस्कृति, इंडिया के लिटरेचर्स, इंडिया के कल्चर, इंडिया के लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहते थे, उनको प्राच्यवादी कहा गया, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट। तो ओरिएंटलिज्म और इवेंजेलिकलिज्म के बीच में एक नया टकराव पैदा होता है। कुछ लोगों का कहना था कि जो इंडिया का लैंग्वेज है, इंडिया का जो लिटरेचर्स है, इंडिया के जो प्राचीन ग्रंथ है, उनकी अब जरूरत नहीं है, अब इसके जगह पे एक नया अंग्रेजियत का आना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के जो इन लोगों ने एजुकेशन में, लैंग्वेज में और करिकुलम में इन 3 चीजों को बहुत बड़े स्तर पे इसमें ये एक बदलाव देखना चाहते थे, एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहते थे कि ये पूरी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, जो इनके पढ़ने का जो ढंग है, इनके जो करिकुलम जो बहुत पहले से पढ़ाए जाते आ रहे हैं आश्रम में, इसको चेंज करने पे ये लोग पूरी तरीके से अपना विचार और मंथन करना शुरू कर दिया था। आपको मालूम होना चाहिए मैकॉले का मिनट 1835 में जब आता है 2 फरवरी 1835 को, तो उसने सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक दिया, उसने कहा कि इंडिया और अरब, क्योंकि अरब पे भी इन्हीं लोगों का शासन था, उसने कहा कि इंडिया और अरब में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, इन दोनों मुल्कों में जितने भी ज्ञान है, वो अंग्रेजी लाइब्रेरी के सिर्फ एक सेल्फ के बराबर है। बहुत ही कंट्राडिक्टरी इसने एक ये स्टेटमेंट दिया था मैकॉले ने। कहा, देखिए, पूरे भारतीय और अरबी ज्ञान को उसने कहा कि ये ब्रिटेन के किसी एक अच्छे लाइब्रेरी के सिर्फ एक सेल्फ के बराबर है। आपने देखा होगा किताबें जब रखी जाती है लाइब्रेरी में तो सब खंड बाई खंड रखे जाते हैं। कहा कि सिर्फ एक सेल्फ के बराबर है, एक ताक, जिसको हम लोग कहते हैं ताक हिंदी में, एक ताक के बराबर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, और इसका मतलब था कि वो पूरे भारतीय जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं, हम चाहे वो रिलीजियस हो चाहे नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हो, उन सबको उसने आलोचना कर दिया, उसका स्तर बहुत ही इंफीरियर बता दिया, बहुत निम्न क्लास का बता दिया, और वो अपने आप को सुपीरियर दिखाया और कहा कि इनके ग्रंथों की कोई वैल्यू नहीं है, इनसे मानव विकास नहीं हो सकता है, ये अंधविश्वास पे आधारित है, ये मिथक है, कथाओं पे आधारित है।
इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इससे ज्ञान जैसे शब्द इसमें है ही नहीं, बेसलेस है, on the basis of logic, on the basis of rationalism, on the basis of objectivism, मतलब हर एक तरह से उसने कहा कि ये इनका कोई बेस ही नहीं है, ये बेसलेस है। उसने कहा कि हमें जरूरत है कुछ ऐसे वर्ग को निर्माण करने का, एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का जो नस्ल और खून के हिसाब से भारतीय हो, चेहरा मोहरा से भारतीय हो, लेकिन अपने वैचारिकता, अपनी सोच, अपनी पसंद के मामले में वो अंग्रेजियत से जुड़ा हुआ हो, ऐसे वर्ग का निर्माण करना है। और ऐसे क्लास का इमरजेंस होगा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा को इंट्रोड्यूस करके। अंग्रेजी शिक्षा में जब लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजी शिक्षा में जब किताबें पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक उनका रुझान अंग्रेजी की ओर जाएगी, अंग्रेजी कल्चर की ओर जाएगी। अब वो टाई कलर, व्हाइट कलर, कॉफी, टी की ओर भागेंगे, न कि शरबत और गुड़ पीने वाले लोगों की तरह बनेंगे। तो ये उसने मैकॉले की जो पॉलिसी थी वो इंडिया में एक वफादार लोगों का जमहूरियत पैदा करना चाहता था, एक ऐसा वर्ग जो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान हो, वफादार हो और उनके उनके किए गए सारे कुकर्मों को जायज ठहराता हो, कि इंग्लिश पावर वाज नॉट बैड, या वाज नॉट क्रूशियल, या वाज नॉट एक्सप्लॉइटेटिव, वो ये कहने के लिए तैयार हो। और जहां भी कोई अंग्रेजों की बुराई कर रहा हो, वहां पे वो खड़ा होके उनके पक्ष में बोलना शुरू कर दे कि यू आर रॉन्ग, बट इंग्लिश पावर इज नॉट बैड। इस तरह का वो एक इस तरह का वो क्लास क्लासिफिकेशन करना चाहता था कि इंडिया में ऐसे लोगों की एक हुजूम पैदा हो जो ब्रिटिश सरकार के प्रति तन मन धन से वफादार हो। और हुआ भी, उसमें सफलता मिली, जो आज तक चला आ रहा है। इस तरीके से इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। शुरू में कहा गया कि इंग्लिश एजुकेशन सिर्फ कॉलेज में दी जाएगी, कॉलेज में सभी लोग अंग्रेजी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी में साहित्य पढ़ेंगे, अंग्रेजी में साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी में वोकेशनल कोर्स पढ़ेंगे। थिंकिंग, द मीडियम ऑफ थिंकिंग वाज इंग्लिश इन दिस पीरियड, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इज, जितने भी कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे वो लेजिस्लेचर में हो, सब अंग्रेजी में चलेगा। यानी न्यायालय की भाषा भी अंग्रेजी होगी, विधायिका, कार्यपालिका, ये जितने सिस्टम था उनका मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब का भाषा क्या होगा? इंग्लिश। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट भाषाओं का गाला घोंटा गया। पहला पर्शियन, जो काफी पावरफुल था, पारसी लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज, ये काफी डोमिनेंट था इंडिया में उस समय। लेकिन इन तीनों को इन लोगों ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही चालाकी पूर्वक करिकुलम से, मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिया। अब यहाँ पे अंग्रेजी, हर जगह अंग्रेजी, बिना अंग्रेजी के आप वकील नहीं बन सकते थे, बैरिस्टर नहीं बन सकते थे, आप अमीन नहीं बन सकते थे, पटवारी नहीं बन सकते थे। ये उस समय के सबसे बड़े पद हुआ करते थे। बहुत बाद में आया आईसीएस, सिविल सर्विस, जो इंडियन लोगों को दिया गया। अब कलेक्टर बनना विदाउट इंग्लिश, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द आईएएस, एसपी, कलेक्टर, ये जितने बड़े बड़े पद इन लोगों ने जो इजाद किया, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो अंग्रेजी हो गया। तो अब यहाँ पे एक टीम तैयार हो गई अंग्रेजों की, जो थे नस्ल से इंडियन, खून ब्लड सब उनका इंडियन था, लेकिन जो उनकी सोच थी, आइडियोलॉजी और उनका माइंडसेट, वो था पूरी तरीके से लॉयल।
जैसे कुत्ता वफादार होता है अपने स्वामी के प्रति, वैसे ये लोग भी वफादार हो गए। और बड़े आसानी से अंग्रेजों ने अपना एक वफादार वर्ग तैयार किया, जिन लोगों ने 200 साल तक अंग्रेजों का जी हजूरी, उनके यस में यस, नो में नो लगाते रहे और इंडिया का शासन करवाने में मदद करते रहे। फर्स्ट थिंग आई थिंक यू गॉट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे तो तैयार हो गया, वर्ग तैयार हो गया, धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट चलता रहा। 1857 की जब क्रांति होती है तो यही वो वर्ग था जो अंग्रेजों को गलत ठहराने से खुद को रोक लिया। अंग्रेजी हुकूमत से उनको बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी, क्योंकि उनकी दाल रोटी अंग्रेजों से चल रही थी। उनका उठना बैठना अंग्रेजों से सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो अंग्रेजों की बुराई नहीं कर रहे थे। वो इंग्लैंड जाकर के स्टडी करने लगे, उनके फेलोशिप पे अंग्रेज सरकार उनको फेलोशिप देने लगी, उनको संरक्षण देने लगा। तो भला वो क्यों करते अंग्रेजों की शिकायत? प्रॉब्लम तो उनको नहीं थी, प्रॉब्लम थी झांसी की रानी बाई को, लक्ष्मी, प्रॉब्लम थी नाना साहेब को, प्रॉब्लम थी वीर कुंवर सिंह को, प्रॉब्लम थी सावरकर को, प्रॉब्लम थी भगत सिंह को। इन लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती? तो ये यहाँ पे एक टर्म कंडीशन है जो बहुत जरूरी है आपको समझना। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि ये जो हम लोग सुधार कर रहे हैं इनकी अंग्रेजी और इनके समाज में, ये शायद इसका गलत परिणाम निकल गया, ये खतरनाक साबित हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिलीजन में सोशल जो सामाजिक पैटर्न्स था इंडिया का, उसमें जो बदलाव होने लगे, उसमें जब इंटरफेयर इन लोगों ने करना शुरू किया, हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो लोग एकदम आग बबूला हो गए। लोगों में एक तरह का विद्रोह पैदा हो गया, लोग आक्रोशित हो गए, लोगों के अंदर इनके प्रति जलन होने लगी कि ये हमारे, एक तो हमारे हमारे साथ राजनीतिक रूप से तो शोषण कर ही रहे हैं, अब हमारे धर्म में भी ये लोग हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो प्रॉब्लम एक वहां से खड़ी हो गई। प्रॉब्लम एजुकेशन को लेकर खड़ी हो गई। बहुत सारे इंडियंस अंग्रेजी शिक्षा से उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, अब उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो इसके खिलाफ भी लोगों का एक हुजूम पैदा होता है। 1857 के बाद अंग्रेजी हुकूमत में थोड़ी तब्दीलियां आई। उसने सोशियो इकोनॉमी, सोशियो कल्चरल चीजों में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने आप को सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे सातिर अंग्रेज लोग थे जो अभी भी उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो टेंडेंसी है, जो एटीट्यूड है, अभी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुआ था, बल्कि यहां से एक दूसरे तरीके का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जिसको कहा जाता है रेशियल कॉन्फ्लिक्ट। अब व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिफरेंशिएशन होने लगा कि वो अपने आप को व्हाइट थे तो वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगे। उन्होंने कहा कि हमारा जो रेस है वो सबसे सुपीरियर है क्योंकि व्हाइट है, और आपका जो रेस है वो ब्लैक है, ब्राउन है, वो व्हाइट से नीचे का आता है। नीचे मतलब कि अब यहाँ पे ब्लैक व्हाइट, सुपीरियर इंफीरियर, ब्लैक स्किन व्हाइट स्किन, प्रिविलेज अनप्रिविलेज, एलिनिएशन, ये सारा चीज एक साथ चलने लगा कि किसको किसको किस तरीके से हैंडल करना है। उसके अब इनके पास एजुकेशन अब खत्म, अब यहाँ पे व्हाइट ब्लैक की बात होने लगी कि भैया तुम चाहे जितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी ज्ञान रखते हो, तुम मेरी बराबरी अब नस्ल के आधार पे नहीं कर सकते क्योंकि मेरा नस्ल व्हाइट है और हमें गॉड ने हमें इसलिए बनाया है व्हाइट क्योंकि तुम पे हम राज कर सके। तो उनके पास बहुत सारी कॉन्सेप्ट थे कि इंडियन लोगों को वो अपने चंगुल में फंसा सकते थे। कॉर्नवालिस ने, जब कॉर्नवालिस यहाँ पे वायसराय बनता है तो उसने क्या किया कि
एक ब्यूरोक्रेसी लाया। जो ब्यूरोक्रेसी आप देखते हो, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें डीएम, एसपी, कलेक्टर, आईजी, ये जितने बड़े बड़े डीजीपी जो पद होते हैं, ये सब कर्नवालिस की देन है। कर्नवालिस ने आकर के एक नया ब्यूरोक्रेटिक कॉन्सेप्ट इजाद किया और एक एक पूरी तरीके से न्यूट्रल एलिट क्लास का निर्माण किया, और उसमें इंडियंस भी थे और अंग्रेज भी थे। ये एक ऐसा वर्ग बनाया कि जो जनता से, उसी जनता से वो निकले हुए थे, उसी माहौल से निकले हुए थे, लेकिन अपने आप को भौतिक रूप से अपने आप को अलगाव कर लिए, क्योंकि वो बंगला में रह रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, उनके पास पावर है, शक्ति है। तो आम जनता से वो उठ गए थे ऊपर और अपने आप को एलिनेट कर दिए। जो आज भी आप देखते हो कि जिसके घर में कोई कलेक्टर बन जाए तो उसका वो लगता है कि वो कोई बाहर से, वो इस धरती का है ही नहीं, किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है। उसका हर चीज बदल जाता है, और मेंटालिटी अभी तक नौकरशाहों की बदली नहीं है। जनता से उनका लगाव सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक जुड़ा रहता है। वो, उनकी फीलिंग सेंसिटिव नहीं हो सकती है। लोग भूखे मरते हों लेकिन फिर भी वो अपने आप को कहेंगे कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं उनको जाकर के रोटी दूं, मेरा काम है, गवर्नमेंट जो मुझे आदेश देगा मैं वही करूंगा। तो ये जो मेंटालिटी है ना, लॉयल टू द गवर्नमेंट, लॉयल टू द एबव ऑफिसर, टॉप ऑफिसर, हर एक ऑफिसर अपने छोटे ऑफिसर के ऊपर हुकूमत चलाता है। और सब के सब किसके लॉयल होते हैं? मंत्रियों के लॉयल होते हैं, क्योंकि मंत्री जी तब्दीलियां करवा देंगे। और सारे के सारे मंत्री संसद के प्रति लॉयल होती है, क्योंकि संसद भवन में पता नहीं किसको मंत्री बनाया जाए नहीं बनाया जाए इसके लिए। तो ये सारा सिस्टम जो अंग्रेजों का दिया हुआ है, जो इंडिया में आज पालन होता है, ये सारा सिस्टम अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और ये हमेशा वफादार रहें, और इनको इतना भी पावर न दे दिया जाए कि ये कल के लिए हमारे लिए गले की हड्डी बन जाए, आंखों की किरकिरी बन जाए। ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना, बहुत ही रणनीति पूर्वक किया गया था। इसको बनाने वाले ने बहुत, उसको लाखों की सलामी दी जाएगी, तोपों की। बहुत वो लोग उच्च क्लास के लोग थे थिंकिंग के मामले में, और उन लोगों ने जो बनाया उसी के वजह से भारत का शोषण करते रहे 1947 तक, जिसमें जातीय अहंकार था, अलगाववाद था। 1877 में जब शाही दरबार लगा दिल्ली में, विक्टोरिया आई थी उस समय, तो उसमें क्या किया गया कि जो राजा, जिन राजवाड़ों से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा था, उनको सबसे ज्यादा तोपों की सलामी दी गई, और उनके लिए सिंहासन अलग था। जिन राजाओं से कम आता था उनकी हेरारकी बना दी गई, मतलब बैठने के लिए भी अलग अलग सिस्टम, तो तोपों की सलामी दी जाती थी, वो भी अलग अलग, हाथी किसके पास कितनी है उसके अनुसार, धन किसके पास कितना है उसके अनुसार। मतलब कि इंडिया में ही इंडिया के राजाओं को इन लोगों ने बांट दिया, आसानी से बांट दिया। जैसे कि आप देखते हो आज भी कि बड़े बड़े मंत्रियों के पास जब उद्योगपति जाते हैं तो उनके पूंजी के अनुसार उनका स्टेटस, मिलने का टाइम फिक्स किया जाता है कि सबसे पहले कौन मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा धन किसके पास है, मार्केट किसके पास है, उसके बाद उससे कम वाला, उसके कम वाला, कम वाला। वो तो सरकार का हो गया लॉबी, वो तो सरकार का वफादार हो जाएगा आसानी से। अगर सबको इक्वल सरकार ट्रीट करे तब न बात बनेगी, तब न उसको लगेगा कि कोई इसमें बड़ा नहीं है, और सबके ऊपर सरकार का कंट्रोल। लेकिन सरकार ही जब उसमें भेदभाव करना शुरू कर देती है कि पहले ये फलाना जी आएंगे, फिर सेकंड ये चिलाने जी आएंगे, और धीरे धीरे इनके लिए अलग अलग ओहदा बनाया जाएगा, इनके खाने के लिए अलग और इनसे कम वाले के लिए अलग, मिलने का टाइम अलग,
श्रेणी जो बनेगी, सबसे पहले कौन खड़ा रहेगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद। इससे क्या होता है कि लोयल बनाया जाता है लोगों को, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे राजवाड़ा हो, चाहे महाराजा हो, उनको लोयल बनाया जाता है कि आप से ऊपर मैं हूं और आप मेरे से नीचे, आपके नीचे, आपके नीचे, आपके नीचे, आपके नीचे। एक श्रेणी चलती रहती है, हायरार्की जिसको कहा जाता है, पदानुक्रम। द द हायरार्की ऑफ पावर, द हायरार्की ऑफ डोमिनेंस, ये सारा चीज सब अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के बाद अब इसमें आपने देखा फिर 1883 में एक इल्बर्ट बिल आता है। इस बिल में क्या था, ये लॉर्ड रिपन ने एक बिल लाया, उसमें कहा कि इंडियंस जजेज भी ब्रिटिश लोगों का केसेस पे सुनवाई कर सकते हैं। कि 1883 की जो बिल है उसका कहने का आशय यही था कि इंडियन लोग जो जज बने हुए हैं वो ब्रिटिश लोगों का जो मामले हैं, जो केसेस हैं, जो मुकदमे हैं, उस पे सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात अंग्रेजी लोगों को हजम नहीं की। उन लोगों ने कहा कि हम सुपीरियर हैं, भला ये इंडियन जज हमारी सुनवाई क्यों करेंगे। विद्रोह खड़ा हो गया। कोलकाता, दिल्ली, मद्रास में जितने भी विदेशी लोग थे जिनका जिनका व्हाइट कलर था, उन लोग सड़क पे आ गए और धरना देना शुरू कर दिया कि नहीं, ये कानून वापस ले रिपन। रिपन को ये कोई अधिकार नहीं है कि विदेशी लोगों की सुनवाई, अंग्रेज लोगों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश करे। ये भारतीय लोगों पे तमाचा था, बहुत बड़ा तमाचा। अभी भी समझ जाओ। लेकिन फिर भी जो जज बने बैठा था उस लोगों में यूनिटी नहीं थी। उनको पता था कि हमारी रोजी रोटी, हमारी जो ये पैसे जो आ रहे हैं, वेतन आ रहा है, ये अंग्रेजों की वजह से आ रहा है। तो भैया रिवोल्ट करने की क्या जरूरत है, चलो कोई नहीं, इनको हमसे नहीं सुनवाई करवाना है तो अंग्रेज जज ही इनकी सुनवाई करेंगे। यहां तक भी इनके खून नहीं खौला, इनका खून अभी भी ठंडा ही है। ये बहुत बड़ा था, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए, हमारे देश के उस समय के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा था। उनके लिए, उनके संस्कृति पे, उनके कलर पे, उन पे जातीय या नस्लीय हर तरह से। यहां से यही यही वो पॉइंट है कि जब इंडिया में धीरे धीरे कुछ लोग इंडिया के प्रति और अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़ा होना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय यहीं से होता है। और सामाजिक धार्मिक सुधारों को लेकर के जो इंडियन लोग पैदा हो रहे हैं वो भी यहीं से। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का मतलब ये था, सिंपल सी बात है, कि अंग्रेजों को मौका मिल गया था बुराइयां गिनाने की, कि तुम्हारे में ये सारी डिमेरिट्स हैं। जैसे मान लो कि तुम कभी बैठते हो किसी के पास और वो तुम्हारे खानदान के बारे में बुराइयां गिनाना शुरू कर दे, तो तुम्हारा वहां कोई बोलने का औचित्य ही नहीं रह जाता है कि मैं इसको कैसे डिफेंड करूं। ये तो पहले ही मेरे खानदान की बुराई करना शुरू कर दिया, अभी मेरे पे तो आया ही नहीं, मेरे खानदान पे सीधे चला गया। तो अंग्रेज जब इंडियन लोगों के बीच में डिबेट करते थे, वो कहते थे कि यू आर टू अनसिविलाइज्ड, तुम इतने ज्यादा असभ्य हो कि हजारों हम कॉजेस बता सकते हैं, जैसे सती प्रथा, तुम महिलाओं को जला देते हो, तुम छोटे बच्चियों को शादी कर देते हो, तुम नर बलि देते हो, तुम विधवाओं का स्थिति बहुत ही दयनीय तरीके से विधवाओं के साथ ट्रीट करते हो, तुम्हारे यहाँ लाखों देवी देवताओं की पूजा होती है, उसमें जो पुरोहित है वो तुम्हारा हमेशा शोषण करता है, तुम्हारे यहाँ छुआछूत है, एक दूसरे से लोग घृणा करते हैं, एक दूसरे के पानी नहीं पी सकते हैं। इसके अलावा तुम्हारे यहाँ हायरार्की है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, ये मतलब हजारों बुराइयां वो लोग गिना रहे थे, लिख रहे थे, रोज लिख रहे थे, रोज उनके आर्टिकल्स आ रहे थे कि इंडिया में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई। दिमाग पक गया था उस समय के जितने भी विद्वान थे कि भैया ये तो इतना बुराई बता रहा है, जब तक इन बुराइयों को खत्म नहीं किया जाएगा फिर हम अंग्रेजों से वैचारिक रूप से कैसे बात करेंगे। शायद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। जब तक आप अपने विद्रोही से, अपने विपक्षी से
आप बात नहीं करोगे, उसके लेवल की बात नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा और उसके बीच में कोई समानता आ ही नहीं सकता है। पहले ही वो खारिज कर दे तुम्हारी औकात क्या है बात करने की। तुम अपना खानदान देखो, तुम्हारे खानदान में तो ऐसे ऐसे बुराइयां है और तुम यहाँ आकर के भाषणबाजी दे रहे हो। तो पहले अपना खानदान देखो ना। सिंपल सी बात है, यहीं से समस्या पैदा होगी। तो बंगाल में और वेस्टर्न इंडिया में ये दो एरिया है, एक तो ईस्ट इंडिया और एक है वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, और ईस्ट इंडिया में खासकर बंगाल, बंगाल प्रांत, जिसमें कि आज का बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आता था। एक बहुत बड़ा प्रांत था। अब पूरा का पूरा बांग्लादेश सब इसी में था। तो यहाँ पे कुछ विद्वान पैदा हुए जो पढ़ाई किए थे अंग्रेजी का, लेकिन उनको अब चोट होने लगी, दिल पे चोट लगने लगी कि अंग्रेज हमारे दिल की बात बाहर निकाल दिए हैं और हमें पूरी तरीके से हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा कि पहले इन चीजों पे हमें विजय हासिल करनी है। बकायदा अंग्रेजों से लड़ने के बजाय पहले अपनी बुराई को खत्म करनी है। तो इस पे काम होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले सती प्रथा पे कानून बनाया गया। आपने राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा, विद्याचंद्र अ, विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना होगा आपने। आपने देवेंद्र नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, कर्वे, राणा डे, मधु भंडारकर, आरजी भंडारकर, ये ऐसे ऐसे विद्वानों का आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने अपने समाज में छुपी हुई बुराइयों पे चोट करना शुरू किया कि हमें अभी अंग्रेजों से आजादी लेने की लड़ाई जल्दी नहीं लड़नी है, बल्कि अपनी बुराइयों का खत्म करो। सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैं भूल गया, ज्योतिराव फूले, जिनको ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है, सर सैयद अहमद, और सेकंड सावित्रीबाई फूले, रामाबाई पंडित। ये कुछ ऐसे शख्स थे जिनको आजादी से लेना देना नहीं था, आजादी चाहिए थी अपने ही लोगों से। जैसे कि शूद्र लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, वो केवल ऊपरी क्लास के महिला पढ़ लेती थी जिनके जिनके खानदान में लोग पढ़े लिखे थे। महिलाओं का जो स्टेटस था वो पूरी तरीके से शूद्र के जैसा था, दलित लोगों के जैसा। तो इस पे बात होनी शुरू हुई। बहुत सारी बुराइयां थी धार्मिक रूप से, तो उस पे आपने नाम सुना होगा दयानंद सरस्वती का, आर्य समाज का फाउंडर। सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई। उन्होंने कहा कि अब हमारे समाज में सिर्फ पारसी और अरबी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उर्दू से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि हमें अब अंग्रेजी की भी जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजों का सामना हम अंग्रेजी से ही कर सकते हैं। तो उसके तर्ज पे उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाया, जो एक बहुत बड़ा आंदोलनकारी और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लेकर आया। महिलाएं पढ़ने लगी, महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी, मुस्लिम धर्म की भी, हिंदू धर्म की भी, और वहां एक साथ पढ़ रही हैं, साइंस की नॉलेज ले रही हैं, अंग्रेजी किताबों का अध्ययन कर रही हैं, नोवेल पढ़ रही हैं, शेक्सपियर की नोवेल पढ़ रही हैं, जो पहले नहीं था। उनको उनको पहले उनको पहले अलाउ नहीं था, अनुमति नहीं था। तो इस तरीके से एक रेवोल्यूशनरी एक लोग पैदा हो रहे हैं जिनको समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं समाज सुधारकों ने अंग्रेजों के पास जो आइडियोलॉजिकल जो वैचारिकता बन चुकी थी उन पे चोट किया कि तुम्हारी जो सोच है इंडिया के प्रति कि इंडियंस आर अनसिविलाइज्ड, इंडियंस आर बार्बर, इंडियन आर नो फैमिलियर टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको इन लोगों ने उलटने की कोशिश की। नहीं, इंडियन है, उनके पास नॉलेज है, वो अंग्रेजी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, पर्शियन भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और अपनी मातृभाषा भी जानते हैं। तो
ये सिनारियो है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है कि इंडिया का लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से नहीं था। बम मार देना, गोली चला देना, इससे आजादी नहीं मिल गई। आजादी मिली हमें एक सर्वांगीण रूप से, कि जिसमें आज हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एजुकेशन लेने की आजादी, आंदोलन करने की आजादी, काम करने की आजादी, पेंशन पाने की आजादी, कहीं घूमने की आजादी। ये सब सबके लिए आसान नहीं था, बहुत कॉम्प्लिकेटिव समाज बन चुका था, और अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया और इंडियन लोगों ने इसमें सुधार करने की शुरुआत कर दी। 1915 गांधी से आने से पहले बहुत समाज में सुधार हो चुका था, और बड़े बड़े लोग इसको लेकर के आंदोलन चला रहे थे। एक नया तरह का लोग ज्ञान दे रहे थे कि धर्म में ये चीजें खत्म होनी चाहिए, एजुकेशन से ये चीजें खत्म होनी चाहिए, समाज में ये चीजें खत्म होनी चाहिए, राजनीति में ये चीजें खत्म होनी चाहिए। उसके बाद एक बड़े लेवल पे जो आप सुनते हो, समझते हो, राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसमें आप कई सैकड़ों नाम आप उंगलियों पे आप गिना सकते हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, ये पटेल, वो, ये सारे लोग बाद में आ रहे हैं। इनके आने से पहले तक एक बुनियाद तैयार कर लिया गया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। अंग्रेजों से लड़ने के लिए सिर्फ गोले बारूद जरूरत नहीं था, वैचारिकता जरूरत थी, क्योंकि अंग्रेज पढ़ने लिखने वाले लोग थे। वो आर्टिकल्स लिख रहे थे, किताब लिख रहे थे, अखबार निकाल रहे थे, और उसमें भर भर के इंडिया के बारे में गालियां दे रहे थे कि इंडियंस में ये कमी है, वो कमी है। तो पहले कमी तो दूर करो, फिर लड़ाई लड़ो, फिर उनको बाहर निकालो। तो ये जो समाज सुधार आंदोलन है, यही मुझे आपको पढ़ाने का मकसद यही था मेरा, कि मैं ये समझा सकूं कि समाज सुधार इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। क्यों आजादी से ज्यादा ये महत्वपूर्ण था सामाजिक सुधार आंदोलन? वो किसी भी धर्म में हो, इंडिया में जितना भी धर्म एग्जिस्ट करता है, सब में बुराइयां थी, और सबको लोगों ने धीरे धीरे उसको सुधार करना शुरू किया, हर धर्म के लोगों ने। पहली बात ये। सेकंड, कि एजुकेशन तो हमने ला दिया ब्रिटिश के जरिए, लेकिन वो एजुकेशन में पढ़ कौन रहा था? किसकी हैसियत थी कॉलेज तक पहुंचने की? ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अंग्रेजी शिक्षा ने तो अपने तरीके से एक वर्ड का निर्माण तो कर लिया, जो खून और रंग से भारतीय था, लेकिन अपनी विचार, नैतिकता और बुद्धि के मामले में अंग्रेज था। इस पे दो तीन विद्वान हैं, एक है सब्यासाची भट्टाचार्य, एक है गौरी विश्वनाथन, और एक है C.E. ट्रेवलन। इन तीनों ने इस दौर की हिस्ट्री को एक नए तरीके से लिखा है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। सब्यसाची भट्टाचार्य बिलोंग्स टू बंगाल प्रेसिडेंसी कॉलेज। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी जो अंग्रेजों ने बनाया, इसमें ज्ञान का सृजन अंग्रेज कर रहे थे, लेकिन इस ज्ञान का सृजन बहुत कम लोग ले रहे थे, बहुत कम लोग। मान के चलो पूरे दुनिया में 1000 ले रहा है, पूरे भारत में। अब कहा गया कि आप जो 1000 लोगों ने इस नॉलेज को लिया, आप इसको अपने नीचे के लोगों तक उनके भाषाओं में पहुंचाओ। इसको कहा गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। जैसे कि आप चलनी देखे होंगे जिसमें आटा चला जाता है, उसमें आपने बहुत सारा आटा रखा और उससे चला, जो उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, बाकी ऊपर बच जाता है। उसी तरीके से ये एजुकेशन सिस्टम था उस जमाने का। कम लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि वो गांव में जाकर के और अंग्रेजी बात को अपनी वर्नाकुलर में करेंगे? उनके पास टाइम कहां होगी?
और जो अच्छा एजुकेशन लेगा वो गांव में क्यों जाएगा? वो तो आईसीएस बनेगा, बड़ा सा बैरिस्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नहीं तो विदेश चला जाएगा। तो भला वो गांव में क्यों जाएंगे? तो अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी वो केवल क्रीम, जो उसका जो दूध और में से क्रीम निकाला गया, जो एजुकेशन से क्रीम निकाला गया, वो कुछ ही लोग खा रहे थे। वो कौन थे वो लोग? व्यवसायिक थे, बड़े क्लास के व्यवसायिक जिनके पास धन था। और दूसरे वो लोग जो जो परंपरा से एजुकेशन ले रहे थे, जैसे ब्राह्मण, इन लोगों को फायदा मिला। बाकी अभी भी वंचित ही हो रहे हैं। सबको अंग्रेजी नहीं मिल रही है। कॉलेज तक पहुंचना उस समय बड़ा दुर्लभ था। 1900 से पहले की मैं बात बता रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं जहां से आता हूं वहां पे पहला ग्रेजुएट आदमी हुआ 1980 में। सोचो उस इलाके में एजुकेशन का क्या मतलब रहा होगा। तो भारत में उस जमाने में बीए करना आज के टाइम में समझो कि एक वो एक नशा पे पहुंचने वाला व्यक्ति जैसा होगा। उस जमाने में बीए बहुत, 2-3 जिलों में मिलके एक बीए के लोग मिलते थे, मतलब कि 10 लाख पे एक। तो ये फ्लॉप हो गई, ये डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी फ्लॉप हो गई। उसके बाद 1854 में एक आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये चार्ल्स वुड जो थे एक अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने एक थ्योरी लाया, चार्ल्स वुड डिस्पैच। उसमें इसको कहा जाता है, चार्ल्स उस वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा का। इसमें उन्होंने कुल 8 बिंदुओं पे बात की। पहला उन्होंने कहा कि जो जन साधारण लोग हैं, कॉमन पीपल, उनको उनका एजुकेशन का उत्तरदायित्व तो सरकार खुद ले। वो पढ़े लिखे लोगों पे मत निर्भर रहे। जो जो क्रीम लेकर के गए हैं, जरूरी नहीं है कि वो गांव में ले जाकर बांटेंगे, बल्कि वो अकेले भी खा सकते हैं और बाहर, देश से बाहर भी लेके जा सकते हैं। बल्कि अब जरूरत है सरकार खुद इसको अपने तरीके से, जैसे भी हो, अपने तरीके से बढ़ाए और एजुकेशन को आम लोगों तक पहुंचाए। उसने सुझाव दिया कि गांवों में, खासकर विलेज लेवल पे, जो एजुकेशन है वो उनके भाषा में दी जाए। यहां अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, उनके भाषा में ही स्कूल खोले जाए। जिला स्तर तक जो हाई स्कूल है वहां तक उनकी वर्नाकुलर को तवज्जो दी जाए। और लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे इंडिया में कुछ विश्वविद्यालय खोले जाए। सेकंड। थर्ड, कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन स्कूली शिक्षा की माध्यम देसी भाषा होनी चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग स्कूल बनाया जाए, कोई स्कूल बनाया जाए और सेपरेट स्कूल भी बनाया जाए। उसके अलावा कुछ व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, जरूरी नहीं है केवल पारंपरिक शिक्षा दी जाए, जिसको आज के टाइम में वोकेशनल स्टडीज कहा जाता है, एमबीए कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पे गौर किया कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाए हर एक प्रांत में सोचो उस समय कुल 14 से 13 प्रांत हुआ करते थे, जैसे मध्य प्रांत, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रांत, पश्चिमी प्रांत, मद्रास प्रांत। इस तरीके से 13-14 प्रांत होते थे। हर एक प्रांत में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाए, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कहा गया। इसका काम क्या था? एजुकेशन से रिलेटेड हर मुद्दे को देखे। और इस बात पर भी बल दिया गया कि एजुकेशन सेकुलर होना चाहिए, किसी धर्म विशेष का इसमें ज्यादा मजबूती से उसमें बढ़ावा नहीं हो, कि केवल प्राचीन टेक्स्ट की पढ़ाई हो रही है तो नॉलेज वहां कैसे होगा, नॉलेज मर जाएगा। तो जो चार्ल्स वुड थे, उन्होंने ये जो पद्धति बनाया, ये आज तक लागू की जाती है इंडिया में, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये भी बात रखी गई कि जो शिक्षा नीति है वो वेस्टर्न क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे वेस्टर्न में होती है पढ़ाई लिखाई, मतलब विदेशी दुनिया में, उसी तरीके से यहां भी होनी चाहिए क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन। और इसी के बाद 1857 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के तुरंत बाद, मतलब 3 साल के बाद, भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए। एक बंगाल में जो आज भी है, और एक बंबई में जिसको आज के टाइम में एल्फिंस्टन कॉलेज कहा जाता है,
और एक मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी। इस तरीके से ये एजुकेशन को थोड़ा बढ़ावा मिला। उसके बाद 1882 में, 1882-83 यानी 80, 82, 83 में हंटर कमीशन आता है, जो एक अपना अलग लेकर नियम चला। उसमें मुख्यतर बातें जो हुई, उसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार की जरूरत है, और इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और इन्होंने भी कहा कि स्थानीय भाषा में ही होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा। लेकिन साहित्य और व्यवहारिक शिक्षा को अलग अलग इन लोगों ने बांट दिया, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो अभी आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे आप बेहिचक पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स?